पीसीओडी है तो पहला प्रेगनेंसी रहने में ही तकलीफ आएगी। बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह होती है जैसे कि मालाडी हो गया, अनवांटेड 72, तो ऐसा बोलते हैं कि अगर इनको लिया तो 101% आपकी फर्टिलिटी जो है वो जाएगी। हम नहीं तो पिल्स देते रहेंगे, फिर पता चले कि अरे ये प्रॉब्लम था। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तभी तक तो वो क्या करेंगे। बहुत सारी लेडीज ने इतना लाइट पीरियड आता है, एज वाइज है वो भी, कि बाद में बात है इतना लाइट हो रहा है पीरियड के, दे डोंट इतने पैड्स नहीं बदलने पड़ रहे। कोई लेडीज को फाइब्रॉइड्स है, पेन है, हेवी ब्लीडिंग है, क्लॉट्स पास हो रहे हैं, वो सोच भी नहीं सकती है। पीसीओडी गर्ल्स में वेट ज्यादा होता है, ओवरवेट गर्ल्स में पीसीओडी ज्यादा होता है। हाँ जी, दोनों है ये वो मुर्गी पहले के अंडा पहले। इंडियन लेडीज में अबाउट 46 को मेनोपॉज का एवरेज एज है। 80% वुमेन मेरे पास आती है ना, 80 इन मेनोपॉज जिन्हें या उसके दौरान, उसके पहले या ड्यूरिंग बाद। सो दे हैव 80% ऑफ हॉट फ्लैश। 4 जन में बैठे हो, एसी चालू है, सब कंफर्टेबल है, आप ही पसीना आ रहा है आपको। तो घर वालों को ऐसा लगता है कि बीपी बढ़ गया होगा, ये उसका रीजन है, ये बीपी से रिलेटेड नहीं है। अगर आपके कोई भी पहचान के 6 कपल्स फ्रेंड्स है in that age group who are married and who are trying, so 1 in 6 couples will have infertility का issue। एक लड़की है जिसके पीरियड्स शुरू होने वाले हैं, से शी इज एट द एज ऑफ 12 और 13, पीरियड स्टार्ट होते हैं आजकल थोड़े जल्दी भी हो जाते हैं, जल्दी स्टार्ट होने लग जल्दी स्टार्ट होते हैं। ऐसा देखा गया है कि 18 प्लस की एज के बाद भी लोगों को पीरियड्स स्टार्ट नहीं होते। यूट्रस है, ये गर्भाशय है, ये ट्यूब्स है फैलोपियन। तो इसका काम ये होता है कि हाउ ऑफ्टन वी शेव और वैक्स अवर प्राइवेट पार्ट्स। सेलिब्रिटीज में तो काफी ज्यादा ट्रेंड में ये एग फ्रीजिंग का, तो जैसे अगर किसी को एग फ्रीजिंग करवानी हो जी, तो उसको मतलब कितना बजट ऐसे लेके चलना है कि हाँ मुझे करियर सेट करना है, इट्स ओके करो, इतना पैसा आप एग फ्रीजिंग में लगा लो। नाउ इफ यू से कि इवन इन मेन जो डीएनए फ्रैगमेंटेशन वगैरह जो है, स्पर्म का क्वालिटी वो 40 के बाद डिटीरियोरेट होता है। ओबेसिटी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ओके, इन मेन एंड वुमेन। आपका तो काफी नाम है वेट लॉस में। कोई आपको लेडी है ऐसा पतली दिख रही है, वो अगर बोल रही है कि मैं डाइट करना चाहती है, सब क्या जरूरत है तुझे, तो ठीक तो है, तुझे क्या जरूरत है, नहीं उसे भी जरूरत है। और पीरियड्स पेन में जो पिल्स लेते हैं जी ताकि पेन कम हो, तो वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो शॉर्ट टर्म अगर लेना पड़ रहा है कि 2 दिन पहले 2 दिन पेन हो रहा है वगैरह एंड नहीं सह पा रहे हैं। सो हाय डॉक्टर अनघा। सो बेसिकली एमबीबीएस जो है वो उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी? जर्नी काफ़ी साल पहले केजे सोमैया हॉस्पिटल, वहाँ से मैंने किया था। तो आप प्रॉपर बॉम्बे से ही बिलोंग करते हैं? जी हाँ, मेरा सब आई वाज ब्रॉट अप एट वर्ली सीफिस। अच्छा। तो वहाँ से बेसिकली आई वाज इन रूपरल कॉलेज। अच्छा। माय जूनियर कॉलेज था, उसके बाद सीईटी वगैरह था हमारे टाइम, तभी जो स्टार्ट हुआ था 1 आध साल पहले ही हमारे। तो अभी तो है, अभी नीट होती है, दोज डेज सीईटी होती थी, तो दैट वे। तो एफआरसीपीआई जो फेलोशिप है तो उस वहाँ तक का सफ़र कैसा है? क्योंकि मैंने जब सर्च किया और मैंने से सुना तो मुझे पता चला कि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जिनको ये मिलती है। जी, सो आफ्टर दिस मेरा एमबीबीएस बेसिकली ग्रेजुएशन इंडिया में होने के बाद, सो आई वेंट टू आयरलैंड, तो वहाँ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। सो इट इज़ MRCPI व्हिच इज़ द डिग्री, जैसे MD यहाँ है वैसे MRCPI वैसे, एंड उसके आगे लाइक आफ्टर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड few people they are then conferred FRCP, तो उस तरह से वो मिली। या तो ऑब्स्टेन गायनी का मेरा सारा वहाँ ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद फर्टिलिटी आयरलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, वो सब करके फिर मतलब हम इतने बड़े वाले गायनोकोलॉजिस्ट के पास है। मतलब ऐसा रहता है कि हमारे फैक्ट जो होते हैं मतलब बेसिकली या तो चैट जीपीटी से कवर हो जाता है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। या गायनोकोलॉजिस्ट तो मतलब बहुत रेयर चीज़ है कि बहुत एक्सट्रीम कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम प्रेफर करते हैं कि गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाए। पर्सनल लाइफ और ये डॉक्टर वाली जो 24/7 है, कैसे मैनेज होता होगा ये सारा? बैलेंस तो हो जाता है एक्चुअली। कैसे हम करना पड़ता है भी नहीं, मैं कहूँगी हम जैसे हम पानी में है तो हम तैरते हैं। हाँ। तो सब वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे वर्क है, फैमिली, बच्चे, एवरीथिंग। माँ वगैरह ने किया था तो फ्लो के साथ हो गया। एवरीवन वर्क लाइफ बैलेंस, यस, काम भी चलता है, यहाँ पे क्लिनिक है, घर पे दूसरे काम होते हैं। एंड टू कीप योर बैलेंस, वन थिंग इज योर हॉबीज, व्हिच इज ऑल्सो आई एम अ सिंगर। मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखती भी हूँ, वो
चलता रहता है। Multi-talented, you are also multi-talented person, yeah. पेंटिंग्स मेरे वो काम चलता रहता है, Seriously? वाटर कलर, ऑयल पेंटिंग। तो ये पेंटिंग्स आपने की? ये मुझे हर कोई पूछा, ये वाले मेरे नहीं है, बिकॉज ये हमारी थीम, अच्छा। सारे कंसल्टिंग रूम्स, ऑल माय रूम्स आर आइडेंटिकल, ऑल माय थीम्स अक्रॉस माय सेंटर्स दे लुक द सेम। तो ये वाले मल्टीपल सेम है, ये मैंने नहीं बनाए, ये मैंने स्पेशली इसके मेरे डेकोर के हिसाब से मैंने चूज किए। सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या है जिसके केस सबसे ज्यादा आते हैं? तो हर सेगमेंट में मैं बोल सकती हूँ, शादी होने के बाद जो लेडीज़ में है 15% कपल्स हैव इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम। सो यूजुअली लेडीज़, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि अगर 1 साल के बाद बच्चा नहीं हो रहा है किसी को, अगर आप 15% बोले, मतलब अगर आपके कोई भी पहचान के 6 कपल्स फ्रेंड्स है in that age group who are married and who are trying, so 1 in 6 couples will have infertility का issue। माइल्ड होगा, सीवियर होगा, वो बात अलग है, बट कुछ तो होगा। 6 में से 1 कपल को, तो आप कितना कॉमन है देखें। दूसरी चीज़ है जब मेनोपॉज की तरफ जाता है, अगर है इसके मिड लेवल में देखें, पोस्ट दिस, मतलब बेबीज वगैरह हो भी गए एंड बिफोर मेनोपॉज, पीरियड के इरेगुलरिटीज वो होना, एंड इवन इन्फेक्शंस, लोकल नीचे इन्फेक्शंस होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो वो एक चीज़ है। एंड जैसे मैंने कहा पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, जिसे ऑफ कोर्स विल डिस्कस मोर अबाउट इट एज वी गो अहेड, बट तभी हॉट फ्लैशेस वगैरह होना। 80% वुमेन मेरे पास आती है ना, 80 इन मेनोपॉज, जिन्हें या उसके दौरान, उसके पहले या ड्यूरिंग बाद, सो दे हैव 80% ऑफ हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस मतलब हम नॉर्मल अपना हिंदी में बोले तो सडनली ऐसा हीट ज़्यादा फील होती है, एक फेस में ऐसा फ्लशिंग, ऐसा रेडनेस आ जाता है, पसीना आ जाता है, एंड ऐसे सामने वाले को देख के लगे क्या पैनिक अटैक आ रहा है क्या, बट वो लेडी बेचारी, वो इट्स नॉट अ पैनिक अटैक, उसकी वजह से ऑफकोर्स कैन ट्रिगर अ पैनिक अटैक, बट वो जो हालत हो जाती है कि आप 4 जन में बैठे हो, AC चालू है, सब कंफर्टेबल है, आप ही पसीना आ रहा है आपको ही, तो देन इट बिकम्स वेरी ऑकवर्ड। लेडीज़ के लिए बहुत ऑकवर्ड होता है ना, ये 80% महिलाओं में है। देन सोचिए ये मेनोपॉज का रीज़न है, क्योंकि मेरी मम्मी भी मतलब रिसेंटली उसी एज ग्रुप में है कि हाँ वो चीज़ पीरियड्स अब जाने वाले हैं एज मच एज, तो वैसा हो जाता है कि उनको वो सही चीज़ें होती है, तो घर वालों को ऐसा लगता है कि बीपी बढ़ गया होगा, कि बीपी में ना पसीना वो वाली, तो ये उसका रीज़न है, ये बीपी से रिलेटेड नहीं है। नहीं, तो बहुत टाइम ऐसे क्या होता है ना, इवन व्हेन वी सी पेशेंट्स, कि ये एक मैंने आपको सिम्टम बताया, ऐसे काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, लाइक हॉट फ्लैशेस बोलना, पैल्पिटेशंस बोलना, मूड स्विंग्स बहुत, मतलब आज ठीक हो, एकदम सडनली आप इतना लो फील कर रहे हो, डिप्रेशन फील कर रहे हो, कभी कभी जोड़ों में दर्द, पूरा बॉडी, मतलब जबकि कुछ खाने में चेंज नहीं है, आपके फिटनेस लेवल में चेंज नहीं है, जो नॉर्मल आप खा रहे थे, कर रहे थे, दिन वैसे के वैसे जा रहे हैं, बॉडी एक सडनली शुरू हो जाना, ड्राइनेस शुरू हो जाना, मतलब माउथ, आइज़, इवन लोकल नीचे, वो बहुत तकलीफ होती है लेडीज़ को। देन लाइक आई सेड कॉग्निटिव चेंजेस, मतलब सडनली भूलने को हो रहा है, यू नो, लाइक जैसे आप नॉर्मल खाना बना रही हो, रोज़ की चीज़ है, बट आपको रेसिपी नहीं याद आए, इसमें नेक्स्ट क्या डलता है, अगर आप वो भूल जाए तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। मतलब फॉर अ पर्सन हु इज़ मेकिंग द सेम रेसिपी, सालों साल आप कर रहे हो एंड आपको याद नहीं आ रहा क्या होगा। तो ये सब मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं जी। मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज मतलब क्या, मेनोपॉज अगर हम डेफिनेशन से बात करें, व्हाट इज मेनोपॉज, सब लोग आजकल बात करते हैं, बट सो मेनोपॉज एक्चुअली आपके आप बुक डेफिनेशंस देखो तो डेफिनेशन, उसकी व्याख्या सिर्फ ये है कि जिस दिन आपका लास्ट पीरियड आया वो उसके 1 साल के बाद का वो दिन मेनोपॉज है। अच्छा, मतलब 2026 से 1 मई को लास्ट पीरियड किसका आना है, तो 1 मई 2027 को आप बोलोगे आप मेनोपॉजल हो, वही दिन, उसके बाद आप पोस्ट मेनोपॉजल हो, उसके पहले आप पेरीमेनोपॉज। हाँ, ऐसे। तो पेरीमेनोपॉज वो होता है काल जब हम पीरियड, ये जो डेट के पहले जो फ्लक्चुएट होते हैं हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आई एक्सप्लेन टू यू इन मोर डिटेल। तो ये जो टाइम पीरियड है ये 2 से 10 साल चल सकता है, व्हेन द पीरियड्स आर गोइंग हेवायर। तो जिसके पीरियड ख़त्म नहीं हुए तो भी ये सारे सिम्टम्स होते हैं, बिकॉज सी अगर आप फिजियोलॉजिकली देखो, एक लड़की है जिसके पीरियड्स शुरू होने वाले हैं, से शी इज़ एट द एज ऑफ 12 और 13, पीरियड स्टार्ट होते हैं, आजकल थोड़े जल्दी भी हो जाते हैं, जल्दी स्टार्ट होते हैं। सो वो जब एज आता है, अगर आप नेचर वाइज देखो, प्रकृति में हमारा जीवन या लाइफ
का मोटिव क्या है कुदरत के हिसाब से? Procreation, बच्चे पैदा करना by nature, by any species. So what happens is now once you have reached that age 12-13, तो अपने को brain sends a message ovaries को. Ovaries वो glands होती है, जैसे आप ये देखो, ये यूट्रस है, ये गर्भाशय है, ये ट्यूब्स है, फैलोपियन ट्यूब्स, और ये ओवरीज है. हाँ, ये ओवरी है. ठीक है. तो ये ओवरीज में क्या होता है, ये जो छोटे फ्यूचर अंडे होते हैं, तो इसका काम ये होता है कि उनको बताना, अंडाशय जो है, ओके, अंडादानी जिसे बोलते हैं, कि अभी अंडा प्रोड्यूस करना शुरू करो. अच्छा. तो वो क्या होता है, तभी तो पहले कभी प्रोड्यूस नहीं किए होते हैं, तो हॉर्मोन्स आते रहते कभी कभी, एंड कभी कभी स्पर्ट्स में एग रिलीज होता है. कभी होता है, कभी नहीं होता है. कोई महीने में होता है, समटाइम्स जल्दी होता है, लेट होता है. तो पीरियड्स भी आप देखेंगे इन अर्ली फेज ऑफ लाइफ, किसी भी लड़की का, यंग लड़की है, तो पीरियड्स आगे पीछे जाते हैं. वो भी एक है जिसके लिए मदर्स हमारे पास बच्चियों को लाते हैं कि बहुत इरेगुलर हो रहा है. बट वो इरेगुलर होने का कारण है कि बॉडी अभी सेट हो रही है, अभी तक सेट नहीं हुई. ये नॉर्मल है मतलब. तो जी, इन अ वे. तो 2-4 साल तो उन्हें थोड़ा काउंसिल हमें करना पड़ता है, डोंट वरी अबाउट दिस. देन सी, उसकी मम्मी को भी वो होके 30 साल हुए होते, तो उसको खुद का टाइम याद नहीं आता है. बट एक्चुअली वही तो चीज़ है, सबका वही होता है कि ऑल प्रीवियस जो पीरियड्स होते हैं वो पहले दे आर इरेटिक बेसिकली. वो एकदम ऐसा पैटर्न नहीं फॉलो करती. 2-4 साल के बाद, और से व्हेन यू आर 18 एंड ऑल, थोड़ा सेट होने लगता है पैटर्न. देन व्हाट हैपेंस, ये पैटर्न जो सेट हुआ रहता है वो से अबाउट योर मिड-30s तक सेट रहता है. यू आर लिटरली हैविंग नॉर्मल पीरियड्स, नॉर्मल एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. मतलब आपका, अगर आप देखो तो आपका स्टैमिना बेस्ट होता है, आपकी याद रखने की क्षमता बेटर होती है, फिजिकली बेटर होता है, रेजिलियंस, काम करने का, लाइक यू कैन फिनिश टास्क्स मेंटली ऑल्सो, फिजिकली ऑल्सो. लॉट ऑफ थिंग्स आर वर्किंग फाइन. फिर क्या होता है, अंडे जो है वो ख़त्म होने को शुरू हो जाती है प्रोसेस. इंडियन लेडीज़ में अबाउट 46 को मेनोपॉज का एवरेज एज है. इंडियन लेडीज़ में 46 इज एन एवरेज एज. तो उसके पहले हम 2 से 10 साल बोले तो यू कैन से मिड-30s, 35 वगैरह. तो एग्स का कम काम करना, मतलब एग्स, ओवरीज का कम काम करना, एग्स का कम रिलीज होना शुरू हो जाता है. वापस से क्या होता है, जैसा प्यूबर्टी में हुआ था 12-13 साल में, कम होता है. तो कभी कभी एग रिलीज होता है, कभी नहीं होता है. जो कभी होता है तो फिर वो एस्ट्रोजन भी इनफ होता है, कभी एस्ट्रोजन इनफ नहीं होता है, कभी हाई होता है, कभी लो होता है, कभी जिगजैग होता है, कभी फ्लैट होता है, कभी. तो इसमें क्या होता है, सो द बॉडी जो ईस्ट्रोजन पे इतना टाइम से रिलाई कर रही थी, ये जो पीरियड व्हेन आई सेड से मिड-20s टू लाइक अर्ली 20s टू मिड-30s, दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ एक्चुअली. इन अ वे यू आर फिजिकली इन अ बेटर स्टेट, फिजिकली, मेंटली. पढ़ाई तभी होती है, सभी, मतलब दैट इज अ मेजर डिलीवरीज, प्रेगनेंसीज, डिलीवरीज तभी एक्चुअली इज द बेस्ट टाइम. हाँ, तो मेरा वही क्वेश्चन था कि ना, मतलब ऐसा हो गया कि आजकल लाइफ सेट करनी है, करियर करना है, तो उन सब चीज़ों के चक्कर में लेट मैरिज जो है ना वो बढ़ गई, बहुत बढ़ रही है. एंड मेरे को कोई भी मिलता है, मैं तो बोलती हूँ जल्दी करो, मतलब जल्दी, इफ पॉसिबल. क्या एज होगी वो? 24 to 30 इज द बेस्ट एज. अपने एग्स बेस्ट इसमें होते हैं, मतलब इन द कैपेसिटी टू विदाउट द नीड. आफ्टर 30, मतलब 29-30 के बाद क्या होता है, सी, वैसे तो डेफिनेशन से अगर वैसे हम देखने जाए तो 1 साल अगर कोई ट्राई करना नहीं हो रहा है तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनका कोई हार्मोन टेस्ट करते हैं, सीमेन एनालिसिस करते हैं, ट्यूब्स ओपन है कि नहीं, ये सारा चीज़ें करते हैं. बट लिटरली समटाइम्स सम बेसिक दवाइयाँ, टैबलेट्स वगैरह से भी हो जाता है. कभी कभी अपने को आगे जाना पड़ता है, IUIs, IVF, इट डिपेंड्स ऑन ईच पेशेंट, एवरी कपल के ऊपर है. बट जो कि उनको वो ज़रूरत ना पड़े ये सारा ट्रीटमेंट्स करने की, इसलिए आई ऑलवेज से दैट इट्स बेटर यू ट्राई योर अर्ली इफ पॉसिबल. कोई लोग को पॉसिबल नहीं होता, इसी मुझे बोलना भी आसान है, बट अगर किसी की शादी नहीं हुई है तभी तक, तो वो क्या करेंगे. तो मतलब वही चीज़ होगी कि बॉयज़ में तो वो चीज़ लेट मैरिज भी चलेगा, बॉयज़ में भी क्या होता है, अभी लेट मतलब कितना लेट करना है वो भी, बिकॉज आफ्टर 30, मतलब एवरेज मान लेते हैं कि 30 के बाद, अभी आजकल ऑलमोस्ट 30 के बाद ही हुआ सबका, इसीलिए. बट नाउ इफ यू से कि इवन इन मेन जो DNA फ्रैगमेंटेशन वगैरह जो है, स्पर्म का क्वालिटी वो 40 के बाद डिटेरियोरेट होता है. 30 तक तो हाँ, नहीं मतलब अभी तक जो कल्पना थी कि सिर्फ लेडीज़ का प्रॉब्लम होता है, कुछ नो, मेन में ऑल्सो, बिकॉज सी देयर इज एजिंग इज अ फैक्टर इन एवरीवन. सो मेल एंड फीमेल दोनों में इसका इफेक्ट देखा जाता है. तो येस, बोथ शुड टेक केयर इन अ वे.
बट येस उनमें लेस प्रोनाउंस्ड है बिकॉज विमेन हैव अ एक्सपायरी डेट टू द ओवरीज। मेन में एक्सपायरी डेट टू द टेस्टिस नहीं तो स्पर्म तो भी कुछ ना कुछ मिल जाते हैं अनलेस देयर इज अ प्रॉब्लम। सी इवन हर एक का लाइफस्टाइल मैटर करता है। आप अल्कोहल बहुत रेगुलरली ले रहे हो, स्मोकिंग रेगुलरली कर रहे हो, आई मीन हाउ फिट एंड फाइन यू आर, आपको बाकी के डिजीजेस है जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोई ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स है, ओबेसिटी इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम ओके इन मैन एंड वुमेन। एंड इस वजह से अगर इसके मेडिसिन भी चलते हैं उन मेडिसिन का क्या इफेक्ट है स्पर्म एंड एग क्वालिटी पे। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर। एम्ब्रियो क्वालिटी उस पर डिपेंड होता है। इफ अ लेडी इज़ नॉट एबल टू गेट बिकॉज शी इज़ नॉट मैरिड और करियर में है या कुछ है, एग फ्रीजिंग करते हैं हम पहले ही। एटलीस्ट आप बेस्ट, आपकी उम्र है जब आप बेस्ट क्वालिटी एग्स है स्टोर करके रखो। जैसे IVF का पार्ट हाफ प्रोसेस है सपोज दैट, सो वी स्टोर दैट एंड कीप, तो ताकि बाद में मतलब जब भी शादी हो क्या हो तो एटलीस्ट तभी इनफर्टिलिटी होनी है तो एटलीस्ट वी हैव स्टोर्ड एग्स विद अस, वी कैन यूज़। तो बायोलॉजिकली खुद का बच्चा होता है। नहीं तो देयर आर प्रॉब्लम्स, अगर एक बन ही नहीं रहा है, बहुत कोई लेट ट्राई करने लगता है एंड देन डोनर एग्स एंड वो सारा चीज़ें वी कैन कम्प्लीटली अवॉइड बाय डूइंग एग फ्रीजिंग एंड ऑल दैट पहले से। तो मतलब सेलिब्रिटीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में ये एग फ्रीजिंग का। जी वो था, बट मैं आपको और भी बोलूँगी, अगर आप अभी ध्यान दो तो सेलिब्रिटीज़ में अभी जल्दी मैरिज का भी ट्रेंड आ गया। हाँ, दोनों ही हो गया वो चीज़। अभी देखें अभी सारे जल्दी करने लग गए। अगर एक 7-8 या 10 साल पहले देखो तो सारे एग फ्रीजिंग के बारे में बात कर रहे थे, लेट प्रेगनेंसीज के बारे में बात कर रहे थे। अभी आप देखो विदाउट नेमिंग द सेलिब्रिटीज जल्दी बच्चे भी पैदा कर रहे हैं ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। सी दे आर ऑल्सो अवेयर। पहले वो था, आई थिंक पुराने ज़माने में था कि वो तो शादी भी छुपाते थे लोग, वो टाइम के शादी भी हुई मतलब कब शादी हो गई, कब बच्चे हो गए, बहुत से तो है। तो वो इवन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस दोनों बताते नहीं थे, तो बच्चा होने का तो दूर की बात थी। तो अभी वो एक एक्सेप्टेबिलिटी भी वो उस चीज़ की आ गई है। इट्स अ बिग डील, यू कैन एक्ट आफ्टर मैरिज ऑल्सो, वो भी था, चल रहा है अभी, वो तो नॉर्मल है चीज़। तो उसके बाद अभी प्रेगनेंसीज भी लोग जल्दी कर रहे हैं, दे आर गेटिंग इन द राइट एज फॉर एवरीथिंग इज। तो फिर भी एग फ्रीजिंग में मतलब उसका ऐसे बोलते हैं कि ये IVF और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये एक रिलेटिव चीज़ है कि एक्सपेंस कितना है। नाउ इट कैन डिपेंड ऑन हाउ वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑल्सो, वेरियस वेज। मतलब इट कैन लिटरली रेंज, मतलब इट कैन बी नेचुरल IVF, मतलब कौन से इंजेक्शंस का एक बड़ा हिस्सा इसमें होता है। इंजेक्शंस कैन बी लिटिल एक्सपेंसिव, मतलब ये 1.5 लाख से 2 लाख, 2.25 लाख भी हो सकता है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग, वेरी अगेन डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। एंड देन IUIs वगैरह है, तो दैट कैन ऑल्सो, मतलब वो पूरा विद इंजेक्शंस एंड ऑल, वो 15-20 हज़ार में भी वो हो जाती है चीज़ें। सो अगेन लाइक आई सेड कि बेसिक मेडिसिन, ओव्यूलेशन इंडक्शन है, टैबलेट्स एंड ऑल पे हो जाता है, फिर सोनोग्राफीज वगैरह होते हैं थोड़े। सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल समटाइम्स, मतलब डिपेंडिंग ऑन वो कौन से स्टेज पे आए हैं अपने पास, तो उसमें डिपेंड होता है। तो जैसे अगर किसी को एग फ्रीजिंग करवानी हो जी, तो उसको मतलब कितना बजट ऐसे लेके चलना है कि हाँ मुझे करियर सेट करना है, इट्स ओके करो, इतना पैसा आप एग फ्रीजिंग में लगा लो, उसके बाद आप। सो दैट्स व्हाट अबाउट, लाइक आई सेड कि उनका अभी AMH कितना है, उनका कितने एग्स है, कैसा फ्रीजिंग होना है, कितने स्ट्रॉज बनेंगे, वो सारा 30 के पहले अगर किसी को करवाना हो तो हाँ, नहीं, एज इज वन थिंग, बट when you do like sonographies, we have better parameters. So say like 1.5 to 2 is something we can, and then there's an annual something which is not so much, बहुत कम होता है कि we freeze till the person needs it, तो वो रखते हैं। अच्छा, तो मतलब ऐसा होता है कि एक बार नहीं, जब हर साल उसको ऐसे रिन्यू ऐसा नहीं, वो हम फ्रीजिंग करके रखे होते हैं, राइट, एग्स, सो दैट अगर आपको नेक्स्ट ईयर 2-3 साल में आप यूज कर रहे थे, दैट्स इट, राइट। अच्छा, दैट इज बिकॉज वो लिक्विड नाइट्रोजन होता है, वी कीप रिप्लेनिशिंग इट एवरी फ्यू डेज। वो कैसे रहेगा, राइट, उसको उसी स्थिति में लिक्विड नाइट्रोजन मतलब -196 डिग्रीज पे होता है, तो जैसा है वैसा रहना चाहिए कि जब हम उसे थॉ करते हैं तो वो जीवित रहना चाहिए, उसकी क्वालिटी बेटर रहनी चाहिए। उसके बाद उस पर IVF वगैरह करके, हाँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक फ्रीज मतलब कहीं पर ले जाके उसको रख दिया, फ्रीज कर दिया, ऐसा नहीं होता। उसे हमें प्रॉपर केयर, वैसे ही जैसे there are tanks which are there and which are stored with the details of the person and everything, all the like the coding and all that is there, and वो करके उसको because liquid nitrogen is what keeps it, so उसको replenish भरते रहना पड़ता है, वो करते रहना पड़ता है। जैसे पीरियड्स के बारे में अपन ने बात की, तो पीरियड्स में जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं ना, जो लिमिट एज जैसे 20 से अराउंड 30 तक, उनके अंदर जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, उनके क्या रीज़न क्या होते हैं उनके?
सी रेगुलर पीरियड्स बहुत बार हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे लाइक आई वाज टेलिंग यू, साइकिल्स जैसे आती है, हार्मोन कभी है नहीं है, दैट AMH जैसा मैंने बोला, समटाइम्स ओवरी की कैपेसिटी टू मेक एग्स चेंजेस, तो ये सारे हार्मोनल इश्यूज हो गए। कभी कभी इरेगुलर मतलब 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, ये सर्वाइकल कारण हो सकते हैं, कोई पॉलिप्स होते हैं यूट्रस में, पॉलिप्स फाइब्रॉइड्स वगैरह होते हैं, उस वजह से हो सकता है। तो इसके लिए बेस्ट है कि पहले तो ऐसा हो रहा है तो सोनोग्राफी करके देखें। अच्छा, सोनोग्राफी एंड एज रिक्वायर्ड, बिकॉज उसमें ही कुछ निकल गया देन वी नो व्हाट इट इज एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, राइट। अगर उसमें कुछ अपने को मतलब नहीं समझ रहा है देन हार्मोन्स एंड अदर टेस्ट आर देयर व्हिच वी कैन चेक दैट। और PCOD का तो बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड हो गया कि मतलब अराउंड अगर आपके 5 दोस्त है तो लिटरली उसमें से 3 को तो PCOD होगा ही होगा। जी बहुत है, बिकॉज PCOD पहले तो उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अलग थे, बट अब तो भी मैं कहूँ कितना हुआ अभी, आई थिंक इट्स 15 साल एटलीस्ट हुए कि वी हैव द सेट क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग PCO। तो उस हिसाब से मतलब सोनोग्राफी होती है, कोई फिजिकल सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड ब्लड टेस्ट होते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स जब हम पकड़ते हैं तो एक्चुअली हम देखें तो फर्टिलिटी के मेरे प्रैक्टिस में तो 40% महिलाओं को पॉलीसिस्टिक ओवरीज होता है। तो इसका मतलब ये भी जिन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इशू है उनको बच्चा होने में भी डिफिकल्टी होती है। सो दैट गोज हैंड इन हैंड, राइट, बिकॉज वो मेरा मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आई सी इन माई प्रैक्टिस ऑफ PCO। तो उसमें बेसिकली ये हो जाता है कि जो ओवरीज है उनको थोड़ा सूजन आ जाता है। अच्छा, ये सूजन कितने भी लेवल का हो सकता है, माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर हो सकता है। तो उसमें जो एग रिलीज है इसमें प्रॉब्लम होता है। तो सूजन आता क्यों है, मतलब कोई मेटाबॉलिक, इट्स अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जैसे आप कह रहे थे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड वेट गेन एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच आर, ये एक अम्ब्रेला होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, एंड उसके अंडर काफ़ी सारी चीज़ें आती है। अभी ब्लड प्रेशर होना, कोलेस्ट्रॉल के इशूज, समटाइम्स दे कम इन पेरीमेनोपॉज, पीरियड के मतलब ख़त्म होने के कुछ सालों पहले शुरू हो जाता है, या इवन मेनोपॉज के बाद होता है। बट यही वही पेशेंट्स हैं जिन्हें 10-15 साल पहले शायद PCO हो सकता है, ये वही पेशेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है कि PCO इज उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ PCO। उसकी वजह से वेट गेन की वजह से वो इट्स लाइक दैट, ये सारी चीज़ें एक साथ होती है। तो दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। सो इसलिए कोई भी PCO की यंग लेडी आई सी, मैं उन्हें ये आगे के हिसाब से बोलती हूँ, जस्ट थिंक अबाउट दिस, फ्रॉम दिस टाइम दिस एज स्टार्ट टेकिंग केयर। डाइटिंग का ध्यान रखना है प्रॉपर, और हेल्थ डाइट इज़ वन थिंग, देन हम पेप्टाइड्स यूज़ करते हैं, सो दैट हैज़ अ रोल जो मतलब करेक्शन करता है विसरल फैट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, उस पर हमें काम करना पड़ता है। देन सम अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब करके। तो अगर नॉर्मल किसी को मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और उसको ध्यान रखना है कि लाइफ में उसको कभी स्टार्ट नहीं हो, तो उसको क्या यूजुअली स्टार्ट अभी अगर 20-30s में है तो वो दिख ही जाएगा तभी, और अगर नहीं है तो फिर वैसे नए से तो शुरू मतलब ट्रिगर लेट होना, लेट तो नहीं होता है, बिकॉज लेट वैसे भी अगर हम PCO अगर बोले तो हम सोनोग्राफी करते हैं, वो जो मैं कह रही हूँ कि एग का जो फॉलिकल के नंबर बहुत बड़े दिखते हैं, बढ़े हुए दिखते हैं, बिकॉज उसमें वो सूजन आई रहती है। तो अगर एज वैसे आगे जा रहा है, एक्चुअली उन्हें PCO है भी तो वो कभी कभी मिस कर जाते हैं लोग, बिकॉज एज वाइज ओवरी तो श्रिंक होती है ना, तो वो सूजी हुई श्रिंक होके नॉर्मल दिख रही है कि एक्चुअली नॉर्मल है, वो जस्ट डिपेंड। तो ये शायद पकड़ना है तो ये पहले पकड़ना चाहिए, नहीं तो हार्मोन्स तो वैसे भी डीरेंज होने वाले, तो फिर वो थोड़ा सा डायग्नोसिस किसी का मिस हो सकता है। तो उस वजह से सो वी कंसिडर, बिकॉज मैं फर्टिलिटी में हूँ, प्रैक्टिस भी दैट ऑल्सो वी डू, सो वी आर वेरी अलर्ट टू दीज थिंग्स कि हमें जो दिख रहा है सोनोग्राफी पे वो PCO अभी श्रिंक हो रहा है ओवरीज एज वाइज, या फिर वो इट इज दैट बिकॉज अगर वो नॉर्मल दिखता है वो एज में तो पीपल है हैप्पी, ओ वाओ मेरे ओवरीज वॉल्यूम इज गुड, ये वो नहीं, वो शायद PCO का ये हुआ है। तो बाहर से सिम्टम्स नजर नहीं आते क्या PCOD के इनके? ऐसा होता है, मतलब मैंने तो इतना सुना है कि भाई हाँ, या तो लेट आना बहुत ज्यादा पीरियड्स, या बहुत जल्दी पहले आ गए। इसके यही है कि इरेगुलर पीरियड्स होना, दैट इज वन थिंग, इनफर्टिलिटी, वेट गेन, ये कॉमनेस्ट है PCO के। एंड जैसे हर्सिटिज्म वगैरह कहते हैं कि बाल का ग्रो होना, चिन पे, फेस पे, बॉडी पे जो एक्सेस हेयर ग्रोथ होना, फिर होर्सनेस ऑफ वॉइस, जो टेस्टोस्टेरोन का भी मतलब इम्बैलेंस होता है एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन में, तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये होना। देन HbA1c डीरेंज होना, मतलब डायबिटीज़ की स्टार्ट में जैसा होने शुरू होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो सारी चीज़ें होना। तो दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स जो हो सकते हैं। कभी कभी पिगमेंटेशन उन्हें दिखते हैं, तो ये सारे चीज़ें होती है, हेयर लॉस, एक्ने, पिंपल्स आना,
गायनों से कब कंसल्ट करना चाहिए पीसीओ के लिए? क्योंकि मतलब अराउंड मैंने देखा है, तो मेरी फैमिली में या दोस्त जिन लोगों को भी देखती हैं, बहुत सी ऐसी फीमेल्स है जो नहीं जाती गायनों के पास, उनको होता है रेगुलर पीरियड्स बट वो नहीं जाते। मैं जाना चाहिए एक उन बार, लोगों को। जैसे मैं कहती हूँ पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में वो तो सब लेडीज है, वो साल में तो मतलब इवन व्हेन एवरीथिंग इज डन सेट, वेदर दे आर ऑन एचआरटी, वेदर दे आर ऑन व्हाटएवर, साल में एक बार आके वो चेक्स तो हमारे होते ही है, सो दैट वी डू। बट ये जो आप यंगर एज ग्रुप बोल रहे हो जो मिस हो सकता है, तो वन थिंग इज, एक उन्होंने कभी तो जनरल चेकअप, जैसे कितने लोग हीमोग्लोबिन करते हैं, क्यों करते हैं? ऐसे ही तो करते हैं, साल में एक आध बार वगैरह चेक करते हैं हीमोग्लोबिन, अगर ठीक है तो, अगर ठीक नहीं है तो जल्दी करते हैं, राइट? हीमोग्लोबिन, थायराइड से कैसे नॉर्मली देखा जाता है, वैसा एक गायनेक विजिट एक एटलीस्ट फॉर पीपल हु आर इन द 20s से, कुछ नहीं है तो भी एक 2-3 साल में एक आध बार तो दिखा सकते हैं। अगर इरेगुलर पीरियड से तो जाना ही चाहिए, तो जाना ही चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कह रही हूँ ऐसे कभी तो जाओ, एक आध दूसरी बार 1-2 साल में तो कभी जाओ। एंड अगर प्रॉब्लम है तो जल्दी इमीडिएटली जाना चाहिए। ये कोई भी सिम्टम्स आप कह रहे हैं, इरेगुलर पीरियड्स, वेट भी बढ़ रहा है, समथिंग एज सिंपल एज हेयर लॉस, वी डोंट लिंक इट विद द हॉर्मोन्स, बट हाउ मच आई वर्क ऑन दैट इन पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज, हेयर फॉल, स्किन चेंजेस, ड्राई स्किन, रिंकलिंग, ये बहुत सटल चेंजेस हैं कि जो पेरी में जाते हैं लोग, तभी एक मिड 30s के बाद बहुत शुरू हो जाता है, बट वो लिंक नहीं कर पाते। जैसे आप कह रहे थे कोई कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं फॉर हाइपरटेंशन, तो जैसे मैं पेशेंट्स को भी मिलती हूँ तो दे आर गोइंग टू डिफरेंट स्पेशलिटीज़, मतलब कोई एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन पे है सालों साल पर फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई एंटी डिप्रेसेंट्स पे है, कोई बीटा ब्लॉकर्स पे पैल्पिटेशंस के लिए, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दे ऑन डिफरेंट, बिकॉज हर टाइम जो सिम्टम आता है उस हिसाब से उस स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं एंड वो उस सिम्टम को ट्रीट किया जाता है या देखा जाता है। बट जबकि पेरीमेनोपॉज इज़ अ होल थिंग टुगेदर, मतलब एक 100-150 तो सिम्टम में तो पर्सनली मतलब वी चेक वेदर पीपल हैव उसमें से, एंड ये अलग अलग सिस्टम्स के हैं जो लो एस्ट्रोजन की वजह से होता है, एंड जबकि वो हो रहा है ये चीज़ें, ये इन्हें लिंक करना ज़रूरी है। एंड ये बहुत से गायनेकोलॉजिस्ट भी, बिकॉज दे डू नॉट प्रैक्टिस मेनोपॉज एंड दिस HRT मेडिसिन, दे डोंट, तो ये मिस हो जाती है। सो विच वी नीड टू रियली गिव टाइम टू अ लेडी, अंडरस्टैंड हर सिम्टम्स, एंड बिकॉज ये सारे लिंक्ड है, वो जब हमें समझता है तो वी कैन ट्रीट इट प्रॉपरली। तो वो लेडी के लिए तो वी आर होलिस्टिक ही है ना, वो खुद को भी नहीं समझ पा रही है कि ये मुझे जो हो रहा है ये एक चीज़ से लिंक्ड है, तो वो बेचारी नहीं समझ पा रही, दूसरे घर के नहीं समझ पाएंगे। तो वो सेम चीज़ हो जाता है कि बहुत को ऐसा लगता है कि एज बढ़ रही है ना, हाँ, तो इसलिए तुम्हारी उम्र हो रही है तो भाई अब तुम्हें तो चीजें होंगी ही सही जी। वो ये नहीं सोच पाते कि ये तो मेनोपॉज की वजह से हो रहा है। फैमिली के भी एल्डर्स यही बोलते हैं कि अरे ये तो होना ही है, हमें भी हुआ था, कौन सी बड़ी बात है, थोड़े साल में चला जाएगा, थोड़े साल में क्यों चला जाएगा। सी ये अभी इसके भी 2 एस्पेक्ट्स है। मैंने जैसे आपको कहा कि जैसे टीनेज में हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं बिफोर एवरीथिंग इज सेट, एंड देन एक का प्रोडक्शन, एक ओव्यूलेशन जिसे बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है। सेम थिंग हैपन्स हियर, अर्ली 40s बोलो तो, कि फ्लक्चुएट हो रहे हैं एंड देन फिर एक दिन बंद हो जाते हैं पीरियड्स। तो ये जो फ्लक्चुएशंस यहाँ आ रहे हैं यहाँ आ रहे हैं, जो हम यंग एज में जिसे टेम्पर टैंट्रम्स बोलते हैं, टीनेज टेम्पर टैंट्रम्स वगैरह यहाँ होते हैं, वो वहाँ पे मूड स्विंग्स होते हैं। बट यहाँ जो एक बच्ची को टेम्पर टैंट्रम्स हो रहे हैं, उसको संभालने के लिए होल फैमिलीज सारे लोग होते हैं। बट अगर आप देखो एज सेम है, जब एक लड़की 13-14 ईयर्स की है, उसे टेम्पर टैंट्रम हो रहे हैं, सपोज 14 व्हाटएवर शी इज, एंड उसकी माँ का एज देखो, अगर मम्मी को 25-30 एज में हुई है, वो मम्मी भी अभी 42, 43, 45 की एज, तो उसे एक्चुअली उसको भी उसी टाइम वही हो रही है चीज़ें, बट वो सबको संभाल रही है घर में, उसे संभालने वाला कोई नहीं है। कितनी बड़ी चीज़ है ये इसके बारे में कभी नहीं सोचा, कोई नहीं सोचता। वही क्योंकि मैं जिस एज में हूँ, मेरी मम्मी अराउंड मेनोपॉज वाली एज में जी, तो वो सेम चीज़ वो भी फील करती है, वो फील करती होंगी शायद जी। एंड वो एक एज आप देखो, लिटरली व्हेन अ वुमन इज इन हर 40s और अर्ली 50s, यंगर एज ग्रुप, मतलब वो स्टूडेंट्स तो है घर में, वो चल रहा होता है, टीनेज होता है, टीनेज मतलब इट्स एडोलेसेंस, मतलब दे आर गोइंग थ्रू देयर ओन प्रॉब्लम्स, यू नो, इट्स अ, फिर वो एक जनरेशन का वो हो जाता है, हस्बैंड, फैमिली, खुद का करियर संभाल रहे हैं, तो इस टाइम ये सब ब्रेन फॉग होना, जैसे हम सेइंग, कंसंट्रेशन नहीं होना। अगर आप ऑफिस जा रही है, यू आर फॉरगेटिंग व्हाट यू आर डूइंग एंड यू गो ब्लैंक इन अ प्रेजेंटेशन, दे रहे ब्लैंक। मेरे पास आते हैं लाइक न्यूज़ रिपोर्टर्स, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर्स, एक्टर्स आते हैं, वो डायलॉग भूल जाते हैं, उनका तो करियर उस पर डिपेंड होता है। मतलब देयर आर थिंग्स लाइक दैट हैपन। तो ये जो
मतलब अपना जो बात करने का अगर इफ दैट स्टॉप समवेयर एंड पीपल गो ब्लैंक, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट राइट फॉर एनी प्रोफेशन। मतलब फिर आप कॉरपोरेट में काम कर रहे हो, आप टीवी पे काम कर रहे हो, आप एक डॉक्टर हो, नॉर्मल लॉयर, सोचो लॉयर हो, अब सोचो लॉयर है तो क्या होगा, बहस करते करते भूल जाएगा। yes and that can happen and that's so awkward and so Oh. difficult for that lady, it's so career damaging। और ये चीज तो आपने बताई तो मुझे समझ में आया, मतलब तो था ही नहीं, But कभी even- माइंड में था ही नहीं कि even ऐसा भी कुछ होता होगा। एक होम मेकर लेडी है, घर पे भी है, उसके लिए भी बहुत ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाहर जॉब करने जा रहे हो तो ही, जैसे मैंने बोला आप एक नॉर्मल रेसिपी खाना बना रहे हो, खाना भूल जाओ। बना रहे हो, आपने क्या कुछ कहाँ रखा है, आपके लिए वो चाबी इंपॉर्टेंट है कहाँ रखी, वो चलो चाबी का तो हम सब हो जाए वो तो वो थोड़ा बहुत सारी चीजें एज में होता है। those things are fine but when it comes to more important things, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ है, क्या है, ये बहुत अफेक्ट करता है लोगों को। अब अगर आप देखें तो ये 40s 50s ये टाइम है व्हेन women quit their jobs। आपने कभी ध्यान दिया है तो दे क्विट बिकॉज द कॉन्फिडेंस चला जाता है, यू आर अनेबल टू कोप विथ वर्क, जो मूड स्विंग्स है, बहुत डिप्रेसिव स्पेल्स आते हैं, एंग्जाइटी आती है, पैल्पिटेशंस होते हैं, ये सारा तो का जो HRT ट्रीटमेंट है उससे मतलब सही रहता है वो। जी उसी के लिए बेसिकली होता है। तो अच्छा। वी यूज HRT जो है क्या होता है मतलब ये? बेसिकली जो मैंने कहा कि ओवरी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द हार्मोन और इट इज फ्लक्चुएटिंग। ये प्रॉब्लम फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। अच्छा, Okay, हार्मोन्स की वजह से। हाँ जो फ्लक्चुएट हो रहा है उसको हमें एक स्टेडी सपोर्ट देना है। अच्छा। जो ओसी पिल यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो अलग होते हैं, वो सिंथेटिक होते हैं। हम सिंथेटिक ये लेडीज को नहीं देते और सिंथेटिक हाई डोज होते हैं, तो वो हमें अवॉइड करना होता है फॉर द सेफ्टी। सी आप कुछ भी कर रहे हो अपना प्रायोरिटी सेफ्टी होना चाहिए। सेफ्टी इज द फर्स्ट थिंग फॉर अ पर्सन एंड सेकेंड इज टेकिंग केयर ऑफ मतलब ये। तो फिर उस हिसाब से बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मी देयर ऑन ओसी पिल्स, ओसी पिल से उन्हें थोड़ा ठीक तो लग सकता है बट लॉन्ग रन में इट इज नॉट रिकमेंडेड है ना, बिकॉज दैट ऑल्सो हैज अ हार्मोन सो इट विल टेक केयर ऑफ सिम्टम्स समवेयर। सो वी शुडंट बी डूइंग दैट, वी शुड बी गिविंग द फॉर्म्स विच आर इन द बॉडी आइडेंटिकल और बायो आइडेंटिकल, जो अपना बॉडी जो बना रहा है ना तो सिंथेटिक, हम जैसे नेचुरल फॉर्म पे बनाते हैं उसको हमें रिप्लेनिश करना है। एंड वो भी कैसे, एक हम बेस लाइन एक सपोर्ट देते हैं। सो द पर्सन शुड बी एबल टू, बिकॉज कभी यू नो कोई लेडीज़ को बिफोर अ पीरियड इज गोइंग टू कम, ये मैं कह रही हूँ इवन 30s वगैरह में, 20s एंड में वो भी होता है कि सडन वो प्रोजेस्टेरॉन जैसे क्रैश होता है, माइग्रेन अटैक्स आते हैं, हेडेक्स होते हैं बिफोर अ पीरियड रो रहे हैं, बोले मुझे भी नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ बट एवरीथिंग इज अ ट्रिगर। ऐसे बहुत बार होता है। ये थोड़ा पैटर्न होता है जब हम 20s 30s अर्ली में होते हैं कि पीरियड आने के पहले ये क्राइंग स्पेल्स होते हैं। पेरीमेनोपॉज में जैसे मैंने बोला हार्मोन तो फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी भी आ रहा है कभी भी जा रहा है, तो ये क्राइंग स्पेल सोचो कभी भी आते जाते, ये चीज़ें कभी भी आती है। नाउ इट इज़ नॉट फॉलोइंग अ पैटर्न या, तो ये सारा, सो वी नीड टू गिव इट अ सपोर्ट, अ बेसलाइन सपोर्ट विद द फ्लक्चुएशंस डू नॉट हैम्पर। बिकॉज अगर आप देखो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन सभी कुछ आपका बाल से लेके, आपका टोनेल से लेके, आपका लंग, लिवर, ब्रेन, बोन, किडनीज, वॉट एवर यू नेम, एवरीथिंग, सबका फंक्शनैलिटी डिपेंड्स ऑन एस्ट्रोजन। लाइक आई वाज टेलिंग यू के वी आर इन आवर बेस्ट फेज, जैसे हमारे 20s 30s अर्ली 30s में है। उसके बाद ये जैसे क्रैश हो जाता है, आपको फिजिकल चेंजेस फील होने लगते हैं, आपको समझने लगते हैं बालों की क्वालिटी, स्किन की क्वालिटी, ड्राइनेस, थोड़ा थोड़ा चेंजेस समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब एज हो रहा है ना अभी। हाँ, एज भी तो वही सेम चीज है, एज मतलब वो बढ़ा देते हैं, एस्ट्रोजन चला जा रहा है। एस्ट्रोजन से कोई बाहर की चीज है, वो बाहर की है, खैर वो तो दिख जाती है, बट अंदर जो हो रहा है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो सडनली 40s में women will start developing diabetes नए से, cholesterol high like we discussed, heart, blood pressure, like heart disease is number one killer in women after menopause, 50s में the number one killer in women, heart disease, heart attacks, seriously because जब तक आपके पास एस्ट्रोजन है आप प्रोटेक्टेड रहते हो, अपना एस्ट्रोजन का सपोर्ट चला जाता है, मेनोपॉज आ गया, आप एक्सपोज हो गए टू द रिस्क। तो मतलब इसके बाद अगर किसी को मतलब मेनोपॉज हो गया तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? मेनोपॉज के पहले ही ध्यान रखना चाहिए, अच्छा, आइडियली बाद में भी। तो बाद में है कि जैसे मैं कह रही थी ये जो एस्ट्राडियोल एंड ऑल है, तो वी प्रेफर डूइंग इट द ट्रांसडर्मल वे। ट्रांसडर्मल मतलब हम गोलियां खाने से बेहतर है स्किन के थ्रू। गोलियां जो एस्ट्राडियोल वगैरह की होती है, इट हैज़ टू गो फ्रॉम द गट
थ्रू द लिवर, लिवर में उसके मेटाबोलाइट्स बनते हैं, लिवर में क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो अगर किसी के घर में फैमिली हिस्ट्री स्ट्रोक्स की है, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज है, मतलब या खुद को भी हुए हैं कभी, तो फिर वो रूट अवॉइड करना चाहिए। बेस्ट इज, वैसे भी बेस्ट इज ट्रांसडर्मल। हम स्किन के थ्रू जब देते हैं वो लिवर को बाईपास करता है, लिवर के पास जाता नहीं है। तो इट्स सेफ्टी में, सो लाइक आई वाज सेइंग, सेफ्टी इज द शुड बी आवर नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर एनीथिंग वी डू। So that is the best you are doing. So that gives a steady support. And दूसरा progesterone है, that's a pill that can be used orally भी, vaginally भी. But ये ऐसा मैं बोल के ऐसा कोई लेना नहीं चाहिए, because हम जब ये decide करते हैं, हम सारे सिम्टम्स देख लेते हैं पर्सन के, हम उनके खुद के रिस्क फैक्टर्स क्या है, उनका एज क्या है, टाइम सिंस मेनोपॉज क्या है, पीरियड्स का क्या पैटर्न था, अभी क्या है, ये सब हम स्टडी करके ही डोसेस सब डिसाइड करते हैं। तो ये जो साइंस है, इट इज़ ऑफ working with the patient together. It is not like one prescription that one can use, because अगर कोई पेरीमेनोपॉज में है, आप सोचो उसके खुद के हार्मोन्स वैसे भी दिन ब दिन चेंजेस हो रहे, तो जब हम कुछ दे रहे हैं उसके चेंजेस भी उनके हो सकते हैं कि कंटिन्यू हो रहे चेंजेस, हम कुछ और दे रहे हैं, बट वी नीड टू हैंड होल्ड दैट लेडी सो दैट शी कैन सेल थ्रू दैट प्रॉपर्ली। तो हमें भी बाद में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको मतलब पहले 3-4 महीने सुपर्ब लगे एंड फिर बोले कि नहीं मुझे एक हॉट फ्लैश आया, तो वी हैव टू सी टाइटरेट थिंग्स। तो वो थोड़ा हैंड होल्डिंग एंड मतलब हर इंसान की बॉडी के हिसाब से अलग अलग होता है। हाँ जी। तो HRT जो है वो मतलब ट्रेंड में है, अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ चुकी है, बट ऐसे इंडिया में मतलब मुझे यहाँ मुंबई के में ही ज़्यादा लगा कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा नॉलेज है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा देन की तो भी मैं कहूँगी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है ना इतना। बॉम्बे, यहाँ थाने बॉम्बे दोनों जगह मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने सिर्फ आपका ही सुना ना, मैंने सर्च किया उसके बारे में तो सीधा आपका ही आया है वहाँ पर। मैं कहा इसके बारे में तो नॉलेज ही नहीं काम करते, बिकॉज व्हेन आई आल्सो सी लॉट ऑफ पेशेंट्स, वो बहुत गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए रहते हैं। अगर आप सोचो हमारे लाइक इवन इंटरनेशनल ट्रेनिंग, इंडिया ही नहीं बोल रही मैं, इंटरनेशनल ऑल्सो, मेनोपॉज को के बारे में सिखाना इतना होता ही नहीं है। इट इज़ लाइक अ रिटर्न ऑफ स्टेज ऑफ योर लाइफ। इट्स ओके, यू नो, इट्स ओके, हो गया ना अभी क्या, जैसे कि वो भी नॉर्मल है, जा रहा है वो भी नॉर्मल है। जैसे कि आपका काम खत्म हो गया, बच्चे हो गए, ये हो गया खत्म ना, क्या करोगे, क्या करना है, जैसे कि एज इफ मतलब ऐसे, ये मेरे विचार नहीं है, आई एम सेइंग कि हाउ द सिस्टम वर्क्स। बट अगर आप देखो 1900 साल में, ईयर 1900 अबाउट, के एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज of a woman was 54 years. And average life expectancy 57 years. मतलब आप पीरियड आपके ख़त्म हो रहे थे, ये 125 साल 125 ईयर्स पहले अगर देखो, पीरियड्स ख़त्म हो रहे हैं 54 पे, और जीवन है 57 का, तो 3 साल लगभग आप जी रहे हो। आज अपना एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इज 46 इन इंडिया, एंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 74-75। तो अभी आप 30 साल जी रहे हो मेनोपॉज में, तो इसका महत्व कितना होना चाहिए? आप 1/3 ऑफ योर लाइफ, 1/3 to 1/4 could be whatever, नहीं हाफ, मतलब हाफ टू 1/3 आई विल से, ओके, दैट मच टाइम यू आर लिविंग इन मेनोपॉज। तो उसके जो एम्पलीफाइड प्रॉब्लम्स है, उसके जो प्रॉब्लम मतलब अभी वो ज़्यादा दिखने लगते हैं, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस, आप ऑस्टियोपोरोसिस का नाम सुना होगा आपने, कि बोन्स है वो पोरस हो जाते हैं। अच्छा, होने ही है, होने ही है पोरस। एस्ट्रोजन है वो बोन डेंसिटी को ठीक रख रहा था, एस्ट्रोजन चला गया, वो पोरस हो गए। मैंने ऐसे भी सुना है कि जो मेनोपॉज होता है उसमें कैल्शियम वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है। जी, तो कैल्शियम एंड विटामिन डी, सो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ अ बोन। बोन का एक बोन बन रहा भी होता है, देखो अपनी स्किन भी है, स्किन का टर्नओवर है, बोन का टर्नओवर है। तो देयर आर सम सेल्स व्हिच मेक अ बोन, देयर आर सम सेल्स व्हिच आर रिमूविंग द डेड द टिश्यू, द बोन, मतलब जो टर्नओवर है, न्यू सेल्स कम, ओल्ड सेल्स गो, न्यू कम, ओल्ड गो। तो अगर न्यू का बनना इज लेस देन ओल्ड का टेक अवे होना, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, तो बोन मास कम हो जाता है। तो इसे हम बोन मिनरल डेंसिटी या बोन डेंसिटी जिसे बोलते हैं। अगर एस्ट्रोजन जब तक है अपना, बोन डेंसिटी अच्छी रहती है, तो अपने 30s-40s में ठीक रहती है, घूम लो, फिर लो, चढ़ा लो, उतार लो जी। जब एक्चुअली मेनोपॉज होता है, तो अगर आप देखो कि इन अबाउट फर्स्ट 5 years ऑफ मेनोपॉज आपका हर साल 2% लॉस हो गया रहता है बोन मिनरल डेंसिटी का, एंड उसके बाद आपका हर साल 1% चला जाता है। नाउ इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस है वो सजेस्ट करते हैं कि बोन मिनरल डेंसिटी का लेडीज़ डे चेकिंग शुरू करना चाहिए एज ऑफ 65 से।
अगर एज ऑफ 65 आप पकड़े, अभी अपने यहाँ तो 46 में मेनोपॉज आ रहा है, तो 46 से 50-51 तक ही 10% हो गया, एंड 50 to 65 15 एंड 25%, मतलब एट द एज ऑफ 65 इंडियन वीमेन का 25% बोन डेंसिटी चला गया है. ओके, तो वन थिंग इज आई टेल विमेन मेनोपॉज आते ही बोन डेंसिटी शुरू करना चाहिए, मेजर करना, तो अपने को पता चलता है हम कहाँ हैं. कमिंग टू कैल्शियम विटामिन डी, आप दुनिया का कितना भी कैल्शियम विटामिन डी खाओ, वो जो बोन को वो स्ट्रॉन्गर बनाता है, करेक्ट है, इट डज, बट दीज थिंग्स ऑल्सो नीड द एस्ट्रोजन का प्रेजेंस फॉर द बोन का जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो मैं कह रही थी, बोन का मास बनाना, ओके, बोन मास को बनाना, इट कैन मेक इट स्ट्रॉन्गर बट इट विल ओनली बी ब्रिटल. पोरस स्ट्रॉन्ग, पोरस तो बन ही गया है ना. अगर मैं बताऊँ आपको, मैं हर लेडी को मिलती हूँ वो कैल्शियम विटामिन डी तो खा रही होती है, तो फिर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस होना ही नहीं चाहिए. बट दीज आर द स्टैटिस्टिक्स, वो जो मेन रीजन है वो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो इंटेक कर नहीं रहे, वो तो जा रहा है. हाँ, वो तो जा ही रहा है, बिकॉज एस्ट्रोजन तो नहीं है, तो है ही नहीं. एंड अगर आप समझो कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर्स का प्रमाण देखो आप, तो कोई भी 2 लेडीज में से एक को होने वाला है. 50% chance of a bone fracture in menopause, मतलब osteoporosis. And osteoporosis is also like, मतलब it will almost every woman post menopause if she doesn't take care, वो होना है. So one thing is that, and also अगर जब hip fractures होते हैं, especially 60s के बाद, hip fracture जिनको होता है, उसमें से 30% महिलाएं, 30%, they die within 1 year of a hip fracture. These are the statistics, 1 year. और बहुत समय ऐसा होता है कि पैर दर्द होते हैं, यहाँ से पेल्विक एरिया पेन होता है, बैक पेन होता है, वो सब इसी का रीजन है. मसल कंपोनेंट हो सकता है, वो लिगामेंट कंपोनेंट हो सकता है, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस साइलेंट है. आपका बोन अंदर से चला जा रहा है, वो आपको समझ नहीं रहा है, वो दिखता नहीं है आपको. पहला ही चीज जब उसके बारे में पता चलता है जब आपको फ्रैक्चर हो जाता है. फ्रैक्चर होके आप जब चेक करते हो तब पता, ओ माय गॉड, इतना ऑस्टियोपोरोसिस था, बिकॉज किसी ने बताया नहीं है पेशेंट को कि आप मेनोपॉज से ही या उसके लगभग वही टाइम से डेक्सा स्कैनिंग शुरू करो. 1-2 साल में एक आध बार देखो तो क्या हालत है. डेक्सा स्कैनिंग, डेक्सा इज द बोन डेंसिटोमेट्री. अनदर थिंग इज व्हाट आल्सो हेल्प्स इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. Women in India, I have seen not many women do it. Strength training is giving some जैसे weight कुछ उठाना, मतलब अच्छा वेट थोड़ा, तो strength training, exercise, वो बहुत सारी महिलाएं नहीं करती. That is also protective against osteoporosis. But of course, the main culprit is the estrogen leaving the body. That is one thing which was there. Your bones were strong, it goes and you become porous and you fracture. तो वो एक चीज़ है. तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए लेडीज से कि कुछ तो व्यायाम, जैसा हम कहते हैं, तो कुछ तो होना चाहिए. तो इसका तो मतलब वो तो है ही सही, बट इसका ये भी है कि अगर आपको इससे बचना है तो आपको HRT पे शिफ्ट होना ही होगा. आई वुडंट से होना ही होगा इज अ रॉन्ग वर्ड, बिकॉज देयर आर आइडियल है, मतलब बिकॉज वी नो इट इज के उसके बहुत सारे फायदे हैं. तो होना इज अ गुड थिंग, बट अगेन वी डिस्कस इट विद अ पेशेंट. वी सी पूरा सिम्टोमेटोलॉजी देखते हैं, रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, ये सारा स्टडी करके इट्स अ शेयर्ड डिसीजन बिटवीन अस एंड द पेशेंट कि व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड. कि व्हेन वी गो थ्रू दोज थिंग्स वी रियलाइज ओके दिस इज अ गुड थिंग टू फॉर यू टू डू. सो बहुत बेनिफिट्स है उसके. ऐसा भी है कि देयर आर सम नॉन हार्मोनल ऑप्शंस भी होते हैं. अच्छा, ये भी एडिशनली लोग कर सकते हैं. तो देयर आर लाइक मेडिसिन्स व्हिच आर देयर, हर्बल फॉर्म्स है. उसका क्या है ना कि पूरा नॉलेज तो उसके रेगुलेटेड नहीं है वो चीज़ें. जो HRT ये जो है ये रेगुलेशंस है, इट्स दे रेगुलेटेड है. दूसरा चीज़ है दीज आर सप्लीमेंट्स एंड ऑल फॉर्म. सो इट इज़ अप टू अ पर्सन, लाइक समटाइम्स a person may not be able to take an HRT. जैसे कि ऑलरेडी किसी को खुद ब्रेस्ट कैंसर है एंड वो एक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर वगैरह उसकी होती है, लाइक स्पेसिफिकेशंस होते हैं. तो उस हिसाब से मेडिसिन जैसे HRT भी डिसाइड होता है. तो उसमें हम कुछ चीज़ों में अवॉइड करते हैं. बहुत सीवियर लिवर डिजीज़ किसी को है तो अवॉइड करते हैं. बाकी तो मतलब चीज़ों में मतलब मोस्टली, एंड ट्रांसडर्मल इज़ अ वेरी सेफ फॉर्म, तो वो लगभग सभी केसेस में यूज़ हो सकता है. बट एज सर्टन केसेस वेरी वी नीड टू, इसलिए हिस्ट्री वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि आपने मेरी फ्रेंड को दिया है तो मैं वो स्टार्ट कर दूँगी. ऐसा मैंने भी ऐसा समथिंग ऐसा होता है. फ्रेंड बोला हाँ वो स्टार्ट मेरी गायनों के जाने का पैसा जो कंसल्टेशन है वो उसे बहुत अच्छा लग रहा है. शी इज फीलिंग सुपर्ब. मैं तो मतलब ऐसे उन्होंने भी पता, उनके फ्रेंड ले रहे थे तो हमने रोका उन्हें, नहीं तो पहले वगैरह ऐसा एंड ऐसे. पर मुझे पता नहीं कितने लोगों ने ऐसा स्टार्ट भी किया होगा, बट इट इज सो रॉन्ग.
बिकॉज हम यहाँ पे एक्चुअली मेडिकली उसका किसे कैसा सूट होगा, क्या डोज होगा, हर इंसान की बॉडी अलग है। जैसे आई सेड वी नीड टू रियली सिट, टॉक टू द पेशेंट, टाइट्रेट दैट डोजेस एंड ऑल, डिसाइड करना होता है क्या कॉम्बिनेशन है, क्या नहीं देना है। वही बात हो गई कि हर जैसे ऐसा नहीं होता कि हाँ किसी को किसी डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब किया हो कोई स्किन के लिए और उसकी स्किन फेयर होती जा रही हो, अच्छी हो जाए, तो सामने बोलते क्या लगाया, लो हम भी वही चीज लगा लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। शायद किसी को कुछ रिएक्शन आए तो है ना, बिकॉज उनकी स्किन टाइप्स आर डिफरेंट, राइट, डिफरेंट, ऑल स्किन ऑयली होता है, ड्राई होता है, वो टी जोन ये होता है, काफी अलग अलग सेंसिटिव स्किन होती है, उनके भी डेफिनेशंस है अलग अलग, एंड देन द डिसीजंस आर मेड दैट वे। तो या वी नीड टू रियली बी श्योर व्हाट वी आर गिविंग टू whom। तो पेशेंट तो खुद तो ना ले, जस्ट आपको पता है कौन क्या ले रहा है, केमिस्ट से मिल जाएगा, इसलिए ना शुरू करें। तो 18+ बहुत सब में ऐसा देखा गया है कि जब हो सकता है कि रेयर हो, बट ऐसा देखा गया है कि 18+ की एज के बाद भी उन लोगों को पीरियड्स स्टार्ट नहीं होते। जी, वो अगेन रेयर है ये चीज़, बट इसके भी 1-2-3 कॉमन कारण हो सकते हैं। एक तो जेनेटिकली, अच्छा, तो जेनेटिकली एक हम इसका क्रोमोसोमल टेस्टिंग, मतलब वो तो बहुत रेयर चीज़ हुई, बट हार्मोनल चीज़ें देखते हैं। पहला तो सोनोग्राफी, अगेन सिंपलेस्ट टू सोनोग्राफी। अभी मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं, आते हैं जब उन्होंने मतलब ऐसे पीरियड्स नहीं आए, एंड व्हेन यू सी देयर समथिंग कॉल्ड मिलेरियन एजेनेसिस, मतलब यूट्रस कभी बना ही नहीं था। मतलब जो वो बच्ची जब अपनी मम्मी के पेट में थी तो हर ऑर्गन फॉर्म हो रहा है, राइट, वो ऑर्गन ही फॉर्म नहीं हुआ, तो जो कि वो ऑर्गन ही फॉर्म नहीं हुआ तो कैसा पीरियड आएगा। बट ये तो पता चलता है बहुत लेट समटाइम्स, कि यू वेट। तो सोनोग्राफी कभी होती है, एक बेसिक वो कर सकते हैं। आइडियली 15 एज तक वगैरह आ जाने चाहिए मैक्सिमम, उसके बाद भी डिले हो रहा है देन वी नीड टू इन्वेस्टिगेट। तो ये एक चीज़ हुई। दूसरा, जैसे मैंने बोला क्रोमोसोमल चीज़ें देखते हैं, कभी टर्नर सिंड्रोम है, कुछ है जिसे क्रोमोसोम का नंबर होता है ये, तो वो ब्लड टेस्ट में हम देखते हैं कि वो भी पैदाइशी चीज़ होती है कि वो बनते ही क्रोमोसोम का वो पैटर्न की वजह से हुआ है। सो दैट वी सी। एंड हार्मोन्स अगर ऑल्दो यूजुअली पीसीओ वगैरह बाद में डिटेक्ट होता है, बट बहुत सीवियर पीसीओ किसी को पहले से भी है या सिमिलर प्रॉब्लम्स है, तो वो कभी इतना सीवियर है कि पीरियड शुरू नहीं हुआ है, वो फिर दे विल रिस्पॉन्ड वेल टू मेडिसिन एंड ऑल, एंड दैट कैन बी डन। ऑल्सो सो दीज आर द कॉमन थिंग्स। खाना पीने का बहुत महत्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी वी सी पेशेंट्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोजा करके कंडीशन है, वो बच्चियाँ खाते ही नहीं है, बिकॉज नहीं, अभी ये भी चीज़ें दिखती है हमें कि बच्चियाँ तो है 12-13 साल की, बट उनका आई डोंट नो इज इट द इंटरनेट और व्हाट, कि वो जो कल्पना है कि बारबी के जैसा दिखना है, द डॉल, द आइडियल मॉडल्स है, साइज 0 होना है। एंड आई एम टेलिंग यू, इवन मेरे बेटे के स्कूल में मदर्स सम हैव टोल्ड मी कि उनके डॉटर्स दे खा ही नहीं रहे, खाना नहीं खाते, वाई, ऐसा दिखना है। बट ये कहीं से, मतलब ये ऑफकोर्स घर में तो नहीं कोई बोल रहा है उन्हें, ये तो बाहर से ही कहीं से, मतलब ऐसा दिखना है, ये नहीं ऑल मॉडल्स, मतलब सी कभी एक हाथ को किसी को ये है, ठीक है, बट अभी बहुत सारी गर्ल्स आर डूइंग दिस। इफ बहुत सारे आर डूइंग दिस, देन आई बिलीव मे बी इट्स द इंटरनेट, इट्स व्हाट दे आर सीइंग कि माय लुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, माय दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फिजिकली आई शुड लुक लाइक दिस। तो उसमें कहीं तो बचपना भी चला जाता है। यू वांट टू लुक लाइक अ वुमन इन अ पर्टिकुलर, मतलब एक यंग एज में बच्चे मतलब खाना, प्रोटीन एंड ऑल इज इम्पॉर्टेंट। तो एनोरेक्सिया इज अ कंडीशन वेयर द चाइल्ड और पर्सन डजंट ईट एट ऑल, खाना ही नहीं खाते, एंड तो हार्मोन्स की कमी होनी है, पिट्यूटरी ग्लैंड काम कैसे करेगी। दूसरा बुलिमिया करके होता है कि वो खाते हैं और उल्टी कर देते, स्पेशली जाके विद द थिंग दैट आई शुडंट गेट फैट, इट्स इन द माइंड, आई शुडंट गेट फैट, उस वजह से। तो ये इश्यूज होते हैं यंगर एज ग्रुप में। अगर एनोरेक्सिया वगैरह है, कभी कभी एथलीट्स होते हैं, गर्ल्स ऑफ कोर्स इन स्पोर्ट्स एंड ऑल, तो ये स्कूल से ही यंग एज से है, तो अगर बहुत एथलेटिक एक्टिविटी, सीवियर एक्टिविटी है, मतलब तो फिर उस वजह से भी वो हार्मोन्स की थोड़ा इम्बैलेंस से पीरियड्स नहीं आ सकते। और जो ये बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह होती है, जैसे कि मालाडी हो गया, अडवांटेज 72, तो ऐसा बोलते हैं कि अगर इनको लिया तो 101% आपकी फर्टिलिटी जो है वो जाएगी, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका असर तो होता होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली इट इज़ स्टॉपिंग योर ओवरीज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एन एग
इन द ड्यूरेशन दैट यू आर टेकिंग इट फॉर। ऐसा है कि वो ना तो मतलब फर्टिलिटी को डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप उस मेडिसिन पे 10 साल हो, सपोज हो 10 साल, कितने भी साल हो, जब आप वो रोकते हो, आपकी उम्र तो 10 साल आगे गई है ना, तो वही ओवरी 10 साल के बाद वाली है ना, तो वैसे भी आपको शायद फर्टिलिटी का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो बट मन में पर्सन क्या रहेगा कि नहीं, मैंने ये खाया इसकी वजह से मुझे हुआ, कि शायद आप वैसे भी अगर 10 साल पर ऐसा देखा भी गया है कि जिन्होंने लिया उनको इरेगुलर बहुत ज़्यादा ही हो गया। एक्चुअली जब ये लेते हैं तो रेगुलर होते हैं पीरियड्स, बिकॉज वो 21 दिन प्रॉपर लेते हैं, 21 दिन लेते हैं, 7 डे ब्रेक लेते हैं, 21 दिन, तो 7 डेज में पीरियड आते हैं। तो जिनको इरेगुलर साइकिल्स है इन दिस एज ग्रुप, यूजुअली ये रेगुलर करती है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि इरेगुलर होता है, हाँ, तो आप जब बंद करने के बाद, हाँ, वही कहती हो, आप रोकते हो, आप अभी उस टाइम पीरियड में हो जब मे बी दैट इज व्हाट द हार्मोनल प्रॉब्लम्स वर, जिसके वजह से आपने लिया। ये नॉर्मल है। नॉर्मल एकदम ऐसे हो जाते हैं कि कभी भी मैं कहूँगी इरेगुलर पीरियड्स इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। आई वुड से कि कभी भी एक इन्वेस्टिगेट करके, लाइक आई सेड, सिंपल चीज, एक सोनोग्राफी करके देखें, अगर बाकी सब ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं है देन यू नो वी कैन एटलीस्ट टेक एक्शन, अगर समथिंग हमें कुछ अपरेंटली रॉन्ग समझ में आ रहा है तो। एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, मतलब फीमेल हाइजीन जो होती है, मतलब हाउ ऑफ्टन वी मतलब शेव और वैक्स और प्राइवेट पार्ट्स, और ये मतलब इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अलग अलग ऐसे बताते हैं कि कोई बोलते हैं कि करना चाहिए, कोई बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो मतलब एक डॉक्टर के हिसाब से वो उसका क्या मतलब क्या चीज़ है कि हाँ हाउ ऑफ्टन हमें वो चीज़ करनी चाहिए? जी, वो तो ग्रोथ पे एक चीज़ है, कितना ऑफ्टन ग्रोथ वगैरह हो रही है। नाउ मेनी वुमेन आर मतलब ट्रैवल कर रहे पसीना वगैरह होता है, तो क्या होता है जब वो शेव वगैरह या कुछ करते हैं तो देयर इज़ अ चांस कि एक तो कौन से कंडीशन में किया है, मतलब खुद करे, कभी कभी बिकिनी वैक्सिंग एंड ब्राज़ीलियन वैक्सिंग एंड ऑल हैपन, वो हाइजीन क्या लेवल का मेंटेन हुआ है वहाँ पे। सो योर रेजर्स एंड ऑल शुड बी योर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, शुड नॉट बी, एंड इफ़ पॉसिबल द वन टाइम डिस्पोजेबल जो रेजर्स होते हैं वो वन टाइम यूज़ करके वो थ्रो कर दे वो एरिया का, स्पेशली वो एरिया का, बिकॉज वहाँ पे बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन, पसीना, बिकॉज दैट्स इट्स नॉट ओपन राइट, इट्स नॉट लाइक अ हैंड विच इज़ ओपन और समथिंग, एरेशन नहीं है, तो वो चीज़ें वन टाइम यूज़ करके थ्रो वाली। देन क्लीनिंग दैट एरिया विथ सोप वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखेंगे तो कभी पेशेंट्स आते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे वाइट जैसे ब्लेब्स वगैरह आते हैं, इन्फेक्शन होता है काफ़ी, इसके बाद इन्फेक्शन, बर्निंग, पेन काफ़ी होता है, एंड दैट एक्चुअली वर्सन्स इट। उसके बाद 2-3 दिन वो काम नहीं कर सकते, चलना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अनदर ऑल्टरनेटिव दैट आई वुड सजेस्ट इज़ एन ईजियर थिंग is a laser hair removal. Simpler, you do like 6 to 8 sittings, because the thicker the hair, the darker the color of the hair, the better the result. So we do, in fact we do here, तो मतलब आप laser ये कर दो 6 to 8 sittings, there's hair, laser hair reduction, there's thinning, it's almost like gone, तो ऐसा हो ही जाता है। तो अगर किसी को करवाना हो यहाँ आउट ऑफ मुंबई, ये मुंबई वाला तो पहुँच ही जाएगा आप तक, मुंबई के बाहर वाला किस तरीके से कांटेक्ट करे आपसे? But it's like once a month or once in 2 months they can, you know, it depends, like once in 2 months they can, तो एक वैसा कभी भी आप हेयर रिमूवल की हम ट्रीटमेंट जब करते हैं, सो दीज गो फॉर 1.5 ईयर चले जाते हैं, उसमें 5-6 बार 7 बार 8 बार जो भी है इतना मिलना होता है, इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। और HRT वगैरह किसी को करनी, वो तो हम काफ़ी ऑनलाइन मतलब ऑल ओवर इंडिया करते हैं, वो वी डू ऑनलाइन कंसल्टेशंस, बुक दैट, वी टेक अ हिस्ट्री, वी डिस्कस एवरीथिंग, तो वो तो ऐसे ही हो जाता है। तो जो क्लिनिक का जो भी वेबसाइट और जो भी चैनल वगैरह है, नंबर है, वो मैं डाल दूंगी, तो आप वहाँ जाकर के विजिट कर लेना उसको। तो वो हम ऑनलाइन बेसिकली कर देते हैं, एंड देन मेडिसिन अगर उन्हें वहाँ कुछ मिले, वहाँ नहीं मिले, हम यहाँ से भेज देते हैं, वो तो काफ़ी इजीली। वो वेट लॉस का भी वी मैनेज अ लॉट ऑफ वेट लॉस ऑल्सो, तो वो भी हम ऑनलाइन भी कंसल्टेशंस करते हैं। और वेट लॉस का मतलब काफ़ी सारा आपका तो काफ़ी नाम है वेट लॉस में। मैंने जब ऐसा देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब ये तो बहुत ज़्यादा मैक्स लोगों की प्रॉब्लम है। या इट इज़ बिकॉज ओबेसिटी इज नाउ विल बी द नंबर 1। ऐसा नहीं कि किसी एज के बाद हो गई, कि सब में स्टार्ट है, बच्चों को नहीं छोड़ा, बड़ों को नहीं छोड़ा, यंग लोगों को नहीं छोड़ा, ये सब में। ये तो उसका क्या ट्रीटमेंट क्या रहता है उसका? तो अगर आप देखें ना इसका बेसिकली साइंटिफिकली इफ वी टॉक अबाउट दिस, प्राचीन काल से लाइक अ ह्यूमन बीइंग और एनी स्पीशीज, सो वी आर बेसिकली मेंट
टू बी गो एंड हंट फॉर आवर ओन फूड, अपने को जाके अपना खाना पाना है कहीं से, पेड़ से हो, प्राणी से, जो भी है अपने को, वो दैट इज हाउ वी आर डिजाइंड, राइट? तो अगर आपको आज आप खाना अभी खा रहे जो मिल रहा है, आपको अगला आपका मील, अपना भोजन कितने घंटों में मिलेगा, 6-7 घंटों में नेक्स्ट मिलेगा कि 6-7 दिन निकल जाएंगे कि नहीं मिलेगा, वो हम बता नहीं सकते। हम मतलब अभी तो बता सकते हैं तभी, जैसे हम हाउ इट वाज, हाउ वी आर डिराइव्ड। तो व्हाट हैपेंस इज द ब्रेन ना हैज टू सेट अ पर्टिकुलर वेट के इस हाइट के लिए 5'4" की हाइट है, इसको चलो मेरे को मिनिमम एक 58 किलोज इज अ स्टैंडर्ड वेट कि इसका सिक्योर होना है, तो उसे वेट सेट पॉइंट बोलते हैं। वो सेट होता है, उसके आगे जो अपने बॉडी के प्रोसेसेस है, जो भी हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये प्रोसेसेस के लिए वी नीड टू हैव सम एनर्जी। अगर ये वेट इतना फिक्स हो गया तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एक तो हम खाना खा रहे हैं उससे, या फैट स्टोर्ड है उसमें से, तो ये बफर होता है। तो जो कि 58 को एक वेट सेट पॉइंट ब्रेन ने बना दिया इस शरीर के लिए, तो उसके आगे फैट स्टोर होती है ऑर्गन्स के अराउंड, सो दैट इज से अबाउट 60-62 किलोज है। तो वे हम जब खुद को करते हैं 62 दिखता है, बट है सेट पॉइंट से 58। अब अभी का काल आप देखिए, अभी टुडे हम आराम से खा रहे पी रहे, कुछ मतलब हम उतना एनर्जी स्पेंड होने का अपने को संभावना ही नहीं है उतनी, मतलब चांस भी नहीं है कि वी हैव टू गो माइल्स एंड माइल्स, चलो उठाई गाड़ी निकल लिए ऊपर जाओ, फिर एक फल मिले, खेती तो करो या ये करो, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, जस्ट है। सो व्हाट हैपेंस, धीरे धीरे ब्रेन स्टार्ट्स नोटिसिंग कि अरे 58 का सेट पॉइंट था, 62 पे मैंने बफर रखा था, बट अरे 62 पे ही चल रहा है, अभी इतने महीने निकल गए, साल निकल गए, 62 ही चल रहा है। तो नाउ ब्रेन स्टार्ट्स नोटिसिंग 62 एज अ न्यू वेट सेट पॉइंट। ओके, तो ये फिक्स हो जाता है एज अ वेट सेट पॉइंट। बोलता है अभी मैं बफर रखता हूँ आगे 64-65, मुझे काम करना है, सब मेरे बॉडी प्रोसेसेस के लिए वो काम है। ऐसे करते करते सालों निकल जाते हैं, जब वही लेडीज, लड़कियों का वेट होता है से इन देयर 50s और व्हाटएवर, धीरे धीरे साल, एंड स्पेशली पेरीमेनोपॉज में जब एस्ट्रोजन का सपोर्ट चला जाता है, ये वेट 60, 70, 80, 90, 100, वी हैव पीपल ऑफ 150 किलोज आल्सो, वी हैव लाइक थ्रू आउट। तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रीसेट दैट वेट सेट पॉइंट। ये रीसेट करने को वी यूज पेप्टाइड्स, जैसे टिrzepatide इज वन ऑफ दिस। पुराने टाइम में ओजेम्पिक वगैरह था पहले, मतलब इज अ प्रीवियस मॉलिक्यूल, द न्यूअर वन स्कीम। सो दीज आर पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो वी यूज दीज थिंग्स बेसिकली, एंड नाउ ये वेट सेट पॉइंट को हम पीछे स्लोली लाना होता है। ये रीसेट करने को वी यूज पेप्टाइड्स, जैसे टिrzepatide इज वन ऑफ दिस। पुराने टाइम में ओजेम्पिक वगैरह था पहले, मतलब इज अ प्रीवियस मॉलिक्यूल, द न्यूअर वन स्कीम। सो दीज आर पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो वी यूज दीज थिंग्स बेसिकली, एंड नाउ ये वेट सेट पॉइंट को हम पीछे स्लोली लाना होता है। अगर डाइट एक्सरसाइज भी जब लोग करते हैं, समहाउ अगर सपोज 72 का भी वेट आ गया है, वो डाइट एक्सरसाइज करके प्रीवियस वेट सेट पॉइंट पे आराम से आ सकते हैं, से लाइक 68, 65, 60, व्हाटएवर द प्रीवियस पॉइंट इज। उसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों को, वो ब्रेक नहीं होता है बिकॉज वो सेट पॉइंट होता है, सेट हो गया। अगर आप इतना कसरत करो, ये सब करो, उससे हो भी जाए, आपका थोड़ा सा एक आध वीक आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इट गोज बैक टू दैट 70 to 75 व्हाटएवर इट वाज, क्योंकि वो सेट तो हुआ, ये वही है, हुआ था, न्यू बफर था। अब ये फैट महीने भर की एक्सरसाइज है, वो सेट थोड़ी बदला है, तो सालों हो गए उसको सेट हुए। तो इसलिए वेट, जो डाइट एंड एक्सरसाइज जहाँ पे एक कम काम करना शुरू होता है ना, स्पेशली आप इंडियन लोग देखें ना, आप कह रहे थे इंडियंस में ओबेसिटी तो एपिडेमिक है, हमारा पॉपुलेशन बड़ा है, उसमें आप प्रमाण देखिए कितना ओबेसिटी का भी अभी है। तो ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है कोई शहर में रह रहा है कि गांव में रह रहा है, सबको हो रहा है। इट्स आवर लाइफस्टाइल, इट्स द थिंग्स वी आर यूजिंग अराउंड अस, मे बी द प्लास्टिक्स, मे बी द पोल्यूशन, मे बी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड जेनेटिकली। इनफैक्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा, जिसे हम कहते हैं। मतलब अगर किसी के दादी को भी ओबेसिटी है, ओके, आई एम टॉकिंग दैट 2 generations बैक आल्सो, वो इम्प्रिंट्स आर कैरिड ऑन द जीन्स फॉर द बेटा पोती आगे जो भी हो गए उनके। यस, सो दिस इज अ ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा। सो द लाइफस्टाइल ऑफ ग्रैंड पेरेंट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द जेनेटिक्स ऑफ द ग्रैंड चाइल्ड हु कैन, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि अपने कि मैं जेनेटिकली कोई है तो खैर है, बट वो पर्सन का भी लाइफस्टाइल ठीक हो, तो वो जो इम्पैक्ट उनके जीन्स पे है, उनके सेल्स पे, वो ग्रैंड चाइल्ड में भी उसका फ़ायदा होगा। एंड उल्टा है, अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल
ये सब भी कर रहे हो, मतलब सिर्फ बाहर की चीज़ें बोल रही हूँ, और ओबेसिटी और वो थिंग, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड ऑल दोज थिंग्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो जब लाइफस्टाइल में आता है, वो ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा होके ग्रैंड चाइल्ड में भी वो जीन्स वो चेंजेस होके वो इम्प्रिंट होके उनमें ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि वो पर्सन खुद अच्छा खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब मेहनत ले रहे हैं जो भी, बट वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो जाता है टू बी प्रोन टू ओबेसिटी। तो ये इतना डीप जाता है, एंड दैट इज़ वाई आप ओबेसिटी का प्रमाण देखो तो दैट वे ओके, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह तभी स्टार्ट हुआ था 2-3 जनरेशन पहले। आप देखो मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो टाइम उतना प्रमाण, तो फिर वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स तभी चेंज हो गए। दे सफर्ड द एनवायरमेंटल ट्रॉमा, वेंट ऑन देयर जीन्स 2 generations डाउन, पीपल आर नाउ द ओबेसिटी एपिडेमिक यू कैन सी क्या लेवल पे गया है। सो दैट इज वेयर द करेक्शन हैज टू हैपन। सो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ वीकली इंजेक्शंस वगैरह होते हैं। तो कितने टाइम में फिर वो चला जाता है, मतलब असर कितने टाइम में दिखना स्टार्ट हो जाता है अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो? ट्रीटमेंट आपको इनफैक्ट 2 हफ्ते में ही दिखना शुरू हो जाता है। Seriously? वीक ऑन वीक दिखना शुरू होता है। अच्छा। इन अ मंथ ऑन एन एवरेज अबाउट 4 kilos लॉस हो जाता है। चलो वेट एक चीज हो गई, बट जैसे मैं कह रही थी इंडियंस वी आर टिपिकली स्किनी फैट। ओके, कोई आपको लेडी है ऐसा पतली दिख रही है, वो अगर बोल रही है कि मैं डाइट करना चाहती है, सब क्या ज़रूरत है तुझे, तो ठीक तो है, तुझे क्या ज़रूरत है? नहीं, उसे भी ज़रूरत है। अच्छा। बिकॉज स्किनी फैट्स ये होते हैं लोग जो उनका वेट, अगर हम वेट से BMI के हिसाब से भी देखें ना, तो वेट एंड हाइट के 2 पैरामीटर मैच नहीं करते, सेम But- नहीं करता मैच। नहीं, बट ऑल्सो व्हाट हैपेंस, फैट जो स्टोर्ड है, बिकॉज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मसल, बोन्स, ब्लड, फैट, एवरीथिंग, वाटर, तो ये सारा चीज़ें मिलके अपना बॉडी बन रहा है। अगर हम ये प्रोपोर्शन देखते हैं तो जो ऑर्गन्स को कवरिंग फैट है ये इंडियंस में ज़्यादा है। अच्छा। मसल अपने कम है, वी हैव लेस मसल एक्चुअली, वी डोंट वर्क आउट, वी डोंट डू थिंग। मतलब इंडिया में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अब्रॉड जाओ तो सब बूढ़े लोग भी साइकिल पे कूद जा रहे हैं। पतले लोगों को भी जरूरत है इस चीज की। पतला लोग, इफ देयर पैरामीटर्स आर लाइक दिस, सो पतला लोग को सिर्फ ये जरूरत नहीं है, दे नीड द एक्सरसाइज ऑल्सो, बिकॉज वी नीड टू वर्क ऑन द मसल ऑल्सो। तो मसल बनाना, जैसे मैं कह रही थी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, थोड़ा वो साइमल्टेनियसली होना चाहिए टू प्रिवेंट नॉट ओनली दिस वेट थिंग, ऑल्सो लॉट ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस। नाइस। तो अब कुछ मिथ्स है और कुछ फैक्ट है, तो उनको क्लियर कर लेते हैं अपन। ठीक है। तो PCOD, और मतलब ऐसा होता है PCOD ओवरवेट गर्ल्स में ज़्यादा होता है, मिथ फैक्ट? PCOD गर्ल्स में वेट ज़्यादा होता है। ओवरवेट गर्ल्स में PCOD ज़्यादा होता है? हाँ जी, दोनों है। ये वो मुर्गी पहले के अंडा पहला क्वेश्चन है, वो वाला सीन है। हाँ, तो मतलब ऐसा है कि जो स्किनी और पतली होंगी उनमें चांसेस कम है। वी हैव ऑल्सो लीन PCO। लीन PCO मतलब पतले दिख रहे, जैसे मैंने अभी आपको बोला स्किनी फैट्स, जैसे मैंने बोला वही चीज़ हो गई। वो पतले दिख रहे हैं फिर भी उन्हें PCO हो सकता है, बट PCO होता है तो वजन बढ़ता है, वजन बढ़ता है तो PCO और बढ़ता है, बिकॉज हार्मोन और डीरेंज हो जाते हैं। तो ये कौन पहला कौन सेकंड ऐसा चीज़ है। मुर्गी पहले अंडा, वो वाला सीन है। ओके। तो पीरियड्स में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, मतलब ऐसा प्रिस्क्राइब करते हैं? तो ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ हैं उन्हें इतना लाइट पीरियड आता है, एज वाइज है वो भी, कि बाद में इतना लाइट हो रहा है पीरियड के, दे डोंट, इतने पैड्स नहीं बदलने पड़ रहे, तो फिर उनके लिए वो इट्स एन इंडिविजुअल डिसीजन, राइट? उन्हें अगर ठीक लग रहा है कि मैं फिजिकली कर सकती हूँ। कोई लेडीज़ को फाइब्रॉइड्स है, पेन है, हैवी ब्लीडिंग है, क्लॉट्स पास हो रहे हैं, वो सोच भी नहीं सकती एक्सरसाइज का, वो पीरियड खत्म होने के 2 दिन बाद भी नहीं सोच सकती। तो इट इज़ एन इंडिविजुअल डिसीजन। तो ऐसा नहीं कि पीरियड है तो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, अपने आप का स्टैमिना देख के। और पीरियड्स पेन में जो पिल्स लेते हैं जी, ताकि पेन कम हो, तो वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो शॉर्ट टर्म अगर लेना पड़ रहा है कि 2 दिन पहले 2 दिन पेन हो रहा है वगैरह एंड नहीं सह पा रहे हैं, तो यस, बट उसके पहले ये भी देखना चाहिए कि ब्लाइंडली किसी को जस्ट टैबलेट्स देने से पहले वी शुड ऑल्सो डू लाइक ऐसे सोनोग्राफी इज अ वेरी क्विक एंड ईजी टेस्ट टू सी कि कुछ फाइब्रॉइड की वजह से हो रहा है, एडिनोमायोसिस की वजह से हुआ है, एंडोमेट्रोसिस की वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली पॉलिप है अंदर। एक हमें वो पता चले कि हम नहीं तो पिल्स देते रहेंगे, फिर पता चले कि अरे ये प्रॉब्लम था, ये तो इस तरह से सॉर्ट आउट होना था। होने के लिए और बहुत मतलब जितना सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिली और काफ़ी ज़्यादा लंबा भी चला ये। सो या फाइनली थैंक्स लॉट। थैंक्स।